बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसिम ट्यूटर्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9th बायोलॉजी फुल बुक एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो आज की ये वीडियो 9th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बहुत आसान और अच्छे अंदाज में आप बच्चों के लिए एक ही वीडियो में पूरी किताब के एमसीक्यूज को कवर किया गया है और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया हुआ है। तमाम बुक्स के चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। पेपर पैटर्न, एग्जाम अपडेट्स, गेस्ट पेपर्स और तमाम तालीमी सरगर्मियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को, जो कि पेपर का पहला क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 9th के एमसीक्यूज से। विच स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल। तो बेटा याद रखिएगा, अगर जस्ट स्टडी हमने करना होता स्ट्रक्चर को, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल स्टडी है, ऑर्गन्स की एक्सटर्नल स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्टडी को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को कहते हैं एनाटॉमी। और अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शन को स्टडी किया जाता है फिजियोलॉजी में। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल सेल, यानी हमने स्टडी करनी है सेल की, इंडिविजुअल सेल की, यानी सेल के स्ट्रक्चर्स को और सेल के फंक्शंस को स्टडी करना है। तो इसको स्टडी किया जाएगा साइटोलॉजी। करेक्ट आंसर होगा ए। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स को, हिस्टोलॉजी स्टडी करती है टिश्यूज को, इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे चूंकि सेल की स्टडी है, तो सेल की स्टडी कहलाएगी साइटोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द नेम फॉर द फील्ड ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन्स द प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशंस। हेरिडिटी क्या होता है कि जानदारों की जो नस्ल दर नस्ल खसूसियात की मुंतकली जो होती है, एंड वेरिएशंस कि नई नस्ल में जो ट्रेड्स हैं वो किस तरह से जो अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं, ये वेरिएशंस हैं। तो हेरिडिटी और वेरिएशंस को स्टडी किया जाता है किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर। इकोलॉजी में मैं अगेन बता चुका हूँ, इंटरेक्शन है ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मुताला है। एम्ब्रियोलॉजी है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया इज एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ऑफ विच टेक्निक। तो बैक्टीरिया से इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, ये फॉल करेगा बायोटेक्नोलॉजी में। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है डेफिनेटली उसको यूज किया जाता है वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी है, बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को, हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज को। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्टेटमेंट हार्ट पंप्स ब्लड, यानी हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। स्टमक का काम क्या है, स्टमक डाइजेस्ट फूड। तो यहां पे अगेन फंक्शन की बात की हुई है कि स्टमक क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को। एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट, तो किडनी का भी यहाँ पे किडनी का फंक्शन दिया हुआ है। किडनी का फंक्शन क्या है, वो एक्सक्रीट करती हैं वेस्ट को। आर एग्जांपल्स ड्राइव फ्रॉम द स्टडी ऑफ विच बायोलॉजी फील्ड। तो यहाँ पे चूंकि स्टडी हो रही है फंक्शंस की, तो फंक्शंस को स्टडी किया जाता है फिजियोलॉजी में। करेक्ट आंसर इसका होगा ए। एनाटॉमी में बता चुका हूँ, स्टडी है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, मॉर्फोलॉजी स्टडी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की, और हिस्टोलॉजी स्टडी है टिश्यूज के। नेक्स्ट एमसीक्यू, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is primarily concerned with the systematic classification of living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर, टेक्सोनॉमी में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन द साइंटिफिक मेथड which specific steps occur sequentially between formulating a hypothesis and conducting experiments। तो कौन सा स्टेप आता है इन बिटवीन फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो इनका जो सीक्वेंस है वो ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है और एक्सपेरिमेंट है। तो हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या आएगा, डिडक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा मेकिंग डिडक्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यू,
among the following option, which one is explicitly stated as not being a characteristic of the scientific method? कि इनमें से कौन सा scientific method नहीं है? It relies on evidence. Scientific method की base है evidence जो है. It involves formulating hypothesis. ये भी scientific method का part है. A hypothesis will always be correct. तो ये इसका correct answer नहीं है कि जो एक hypothesis है वो always correct नहीं हो सकती, वो reject भी हो सकती है, वो false भी हो सकती है. तो correct answer होगा इसका C वाला. Next MCQs. Identify the correct chronological order for the steps involved in the scientific method. तो ये मैं पीछे बता चुका हूँ कि साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं उसमें ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, उसके बाद डिडक्शन है और एक्सपेरिमेंट्स हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट सीक्वेंस होगी वो है ए. नेक्स्ट एमसीक्यूज. व्हाई डिड पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर्स, कि वो लोग जो धुएं के करीब सोते हैं experience a reduced likelihood of suffering from malaria, कि धुएं के करीब सोने वाले लोगों के अंदर मलेरिया के चांसेस कम क्यों होते हैं? तो ऑप्शंस है स्मोक डायरेक्टली किल प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि स्मोक प्लाज्मोडियम को किल कर देता है, ऐसा नहीं है. उसके बाद सेकंड ऑप्शन फायर इंक्रीज एयर टेम्परेचर विच किल प्लाज्मोडियम, तो फायर टेम्परेचर को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से जो प्लाज्मोडियम है वो मर जाता है, ये भी गलत है. तो करेक्ट आंसर इसका है सी वाला. मॉस्किटोज आर अनएबल टू टॉलरेट स्मोक एंड कॉन्सिक्वेंटली रिपेल्ड, कि जो मच्छर है, मच्छर चूंकि धुएं को पसंद नहीं करते वो रिपेल्ड हो जाते हैं. तो जब जहां पे धुआं होगा वहां से मच्छर रिपेल होंगे तो डेफिनेटली जो मलेरिया के चांसेस कम होंगे. लास्ट एमसीक्यू, एक्सपेरिमेंट्स आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन द साइंटिफिक मेथड बिकॉज दे इनेबल अ रिसर्चर टू अचीव व्हाट, कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मेथड में क्योंकि ये रिसर्चर को इस काबिल बनाते हैं. तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, ऑलवेज ऑब्टेन करेक्ट रिजल्ट्स, disprove numerous hypotheses and validate some hypotheses, be careful of providing their hypotheses, give an opportunity to work in a laboratory setting. तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो डिस्प्रूव कर देते हैं न्यूमरस हाइपोथेसिस को और वैलिडेट करते हैं सम हाइपोथेसिस को जो कि करेक्ट होती हैं. हम सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक्स रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक, कि हमने देखना है कि गिवन ऑप्शन में से जो ब्रॉडेस्ट रैंक है वो कौन सा है, स्पीशी है, जीनस है, किंगडम है या डोमेन है. तो हम टैक्सोनॉमिक रैंक्स को के चार्ट्स को देखते हैं. तो इसमें सबसे जो मेजर है, जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है डोमेन. उसके बाद किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी. तो जो ब्रॉडेस्ट है वो डोमेन है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट एमसीक्यू है विच कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्ची. जो कि डोमेन आर्ची है उसके ऑर्गेनिजम्स की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी है? सेल वॉल्स मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, लैक ऑफ राइबोसोम. तो जो डोमेन आर्ची है इसके जो ऑर्गेनिज्म है इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इनके अंदर एबिलिटी होती है, ये टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स को, एक्सट्रीम पीएच को, साल्ट्स की रेंज को. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट एमसीक्यूज. विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसका ताल्लुक बैक्टीरिया के साथ नहीं है? डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस भी होता है. सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक, ये तो जो करेक्टर्स हैं ये बैक्टीरिया के अंदर फॉल करते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया से रेलिवेंट नहीं है. तो हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, तो बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता. तो करेक्ट आंसर इसका डी है. नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हिच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द डोमेन यूकैरिया. तो इसमें है एस्चेरिचिया कोलाई है, यीस्ट है, कोरोना वायरस है, नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यीस्ट.
Next MCQs, which of the following is the key characteristic eukaryotic cells from prokaryotic cell? हमने देखना है कि की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस बेस पे डिस्टिंग्विश किया जाता है यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक से। तो डेफिनेटली इसका क्लियर आंसर है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक जो है ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, which kingdom include organisms that are primarily unicellular? उसके बाद यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। एंड ऑफन हेट्रोटॉपिक, और हेट्रोटॉपिक क्या होते हैं? जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा की। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है Why are fungi included in heterotrophic organism? तो हेट्रोट्रॉफिक क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैन नॉट प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट एमसीक्यू है Why is it impossible to classify viruses within traditional biological kingdom? क्या हम वायरसेस को जो ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स के साथ क्लासीफाई क्यों नहीं कर सकते? गिवन ऑप्शंस हैं द लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलिस, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे आर स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया, दे आर पैरासाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है which of the following is a correct way of writing scientific name of humans? तो इसमें होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस है, ये भी होमो सेपियंस है। तो याद रखिए इसमें हमें पता है कि जब हम नाम लिखते हैं तो दो तरह के नामों पर मुश्तमिल होता है, एक जीनस नेम होता है और एक स्पीशी नेम होता है। तो हमने इनको लिखना है इटैलिक्स के अंदर। तो जो फर्स्ट है ये इसमें चूंकि इटैलिक्स के अंदर लिखा है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। लास्ट एमसीक्यू है which information can you get if you know the scientific name of organism? तो आपको अगर आपके पास एक साइंटिफिक नेम आपको पता है, लाइक ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियन है, तो होमो सेपियन में होमो सेपियन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जो होमो है ये रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और सेपियन रिप्रेजेंट करता है स्पीशी को। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है जीनस और स्पीशी की। हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी द सेल एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है? ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, गोल्गी ऑपरेटस में। तो करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होती है। ये वो साइट है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एटीपी की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसकी सिंथेसिस करती है? प्रोटीन की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर न्यूक्लिक एसिड्स की। तो सेकंड एमसीक्यू है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। तो ऑप्शंस हैं प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसिस करती है, ये प्रोड्यूस करती है लिपिड्स को, स्टेरॉइड की प्रोडक्शन करती है और डिटॉक्सिफाई करती है केमिकल्स को। तो चूंकि ये प्रोड्यूस करती है लिपिड स्टेरॉइड्स तो गिवन ऑप्शन होगा लिपिड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो राइबोसोम की कंपोजिशन है, तो राइबोसोम हमने पढ़ा राइबोसोम किस के मिलने से बने होते हैं? राइबोसोम बनते हैं आरएनए और प्रोटीन के मिलने से। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अभी हमने पढ़ा पिछले एमसीक्यूज में कि राइबोसोम्स का प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हिच सेल ऑर्गेनेलिस इज इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स। तो जो गिवन ऑप्शंस है वो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस क्या करता है? ये पैकेजिंग करता है और मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को सेल में यूज के लिए और एक्सक्रीशंस के लिए। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है
Which cell organelles is responsible for breaking down waste material? तो जो वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है? गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। उसकी रीजन ये है कि लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेक डाउन के लिए जो वेस्ट मटेरियल की, जिन्हें डेब्रिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग सेल शेप? सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए कौन अपना फंक्शन रोल प्ले करता है? साइटोस्केलेटन है, सेंट्रियोल्स हैं, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन किस तरह से इन्वॉल्व है सेल की शेप को मेंटेन करने में? तो बेसिकली साइटोस्केलेटन जो है ये कंसिस्टेड होता है नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स पे। तो जो नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट्स के नेटवर्क्स, ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट एंड मेंटेन करते हैं सेल शेप को। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which specialized region of nucleus is responsible for ribosome assembly? तो जो गिवन ऑप्शन है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। तो इसका जो गिवन ऑप्शन होगा वो होगा न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स? तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन है, कंट्रोल ऑफ पीएच ऑफ सेल है, प्रोटीन सिंथेसिस है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो बेसिकली न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स की। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए ये करते हैं? आरएनए और प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए और प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। तो जो गिवन ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, which of the following cellular structures is found in animal cells and helps in cell division? इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं? सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल्स हैं, प्लाज्मोडेस्मा है, वैक्यूल्स हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स बेसिकली क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स ऑर्गेनाइज करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेल डिवीजन के दौरान। तो करेक्ट आंसर होगा सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच सबसेलुलर ऑर्गेनेलीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन अ सेल? सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली है जो एनर्जी की प्रोडक्शन में किरदार अदा करती है? तो गिवन ऑप्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है। तो हमने पढ़ा पिछले एमसीक्यूज में कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एटीपी प्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन अ मल्टीसेलुलर प्लांट व्हिच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज? तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन में हमने देखना है कि किस सेल टाइप का फंक्शन है। जाइलम है, फ्लोएम है, एपिडर्मल सेल हैं, मेसोफिल सेल्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा मेसोफिल सेल, क्योंकि मेसोफिल सेल जो हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट की वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, Which organelle can double its number by itself? कौन सी ऑर्गेनेली है जो अपनी तादाद को डबल कर सकती है खुद ब खुद? राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है। तो करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसकी रीजन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, सो कैन रिप्लिकेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये रिप्लिकेट कर सकता है और अपनी तादाद को बढ़ा सकता है। लास्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट on the surface of rough endoplasmic reticulum? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं। तो बेसिकली राइबोसोम्स की वजह से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वो रफ नजर आती है। हम सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 द सेल साइकिल एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। In which phase of the cell cycle maximum growth occurs in the cell? हमने देखना है कि सेल साइकिल के किस फेज के अंदर सेल ग्रोथ मैक्सिमम होती है।
तो ऑप्शंस हैं एम फेस, एस फेस, G1 फेस, G2 फेस। तो जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो होती है G1 फेस में। तो ये जो G1 फेस है, फर्स्ट फेस ऑफ इंटरफेस वेयर सेल ग्रो रैपिडली। ये इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस सेल साइकिल का वो फेस होता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, और यहाँ पे सेल अपने आप को मैक्सिमम ग्रो कर रहा होता है, आल्सो कॉल्ड पीरियड ऑफ मैक्सिमम सेल ग्रोथ। तो ये मैक्सिमम सेल ग्रोथ का पीरियड भी है जो G1 फेस है। तो करेक्ट आंसर होगा G1 फेस। सेकेंड एमसीक्यूज है, इन विच फेस ऑफ द सेल साइकिल द क्रोमोसोम डुप्लीकेट। किस फेज के अंदर क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट होते हैं? माइटोसिस में, G1 फेज में, G2 फेज में और S फेज में। तो जो S फेज है ये करेक्ट आंसर है। S फेज को सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है और ये एक साइट है जहां पे डीएनए रिप्लीकेट करता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइटोसिस की नहीं है? यानी हमने देखना है कि बाकी तीन कोई गिवन ऑप्शन जो होंगे वो माइटोसिस के होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो माइटोसिस का नहीं है। तो हमने देखना है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। तो गिवन ऑप्शंस हैं, इट अकर इन सोमैटिक सेल, तो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। इट रिजल्ट्स इन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, तो ये भी माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक है। द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन डॉटर सेल, तो ये माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं वो माइटोसिस के अंदर नहीं होते बल्कि वो होते हैं मियोसिस के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर। तो हमने देखना है कि माइटोसिस की किस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो अलाइन होते हैं एट द सेंटर ऑफ सेल। तो हमने देखना है इसमें प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टीलोफेस है। तो ये अलाइन होते हैं सेंटर पे एट मेटाफेस। तो करेक्ट आंसर होगा मेटाफेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ यू ऑब्जर्व अ सेल इन विच द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीफॉर्मिंग, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीफॉर्म हो रही होगी अराउंड टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, what stage of the cell cycle is this? Anaphase, telophase, prophase, metaphase। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम मूव करते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा से रीफॉर्म हो रही होती है। अब आप ये देखें कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा रीफॉर्म हो रही होती है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा टीलोफेज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ डज द सेंट्रोसोम्स कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। तो सेंट्रोसोम्स जो हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं माइटोसिस में? गिवन ऑप्शंस हैं, ये इनिशिएट करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, मेक माइटोटिक स्पिंडल, फॉर्म द न्यूक्लियर इन्वॉल्व, डुप्लीकेट ऑर्गेनेलिस। तो करेक्ट आंसर होगा बी वाला, मेक्स माइटोटिक स्पिंडल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेंट्रोसोम्स मेक द माइटोटिक स्पिंडल्स इन। सेंट्रोसोम जो है वो माइटोटिक स्पिंडल्स बनाते हैं एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, या ऑल ऑफ दिस। तो ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं वो बनते हैं एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में जो माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं वो विदाउट सेंट्रोसोम्स बनते हैं। करेक्ट आंसर होगा एनिमल सेल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, An organism has 4 pairs of chromosomes after meiosis 1। तो हमने बात करनी है meiosis 1 की। How many chromosomes and chromatids will be present in each daughter cell? तो meiosis 1 के बाद how many chromosomes and chromatids will be present in each daughter cell? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 chromosomes and 8 chromatids। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which event is unique to meiosis but not mitosis? कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो मियोसिस के अंदर होता है और स्पेसिफिकली मियोसिस के अंदर ही होता है, माइटोसिस के अंदर नहीं होता? डीएनए रिप्लिकेशन है, क्रोमोसोम अलाइनमेंट है, क्रॉसिंग ओवर है, न्यूक्लियर डिवीजन है। तो जो क्रॉसिंग ओवर है ये प्रोसेस प्योरली मियोसिस के अंदर होता है, माइटोसिस के अंदर नहीं होता। मियोसिस बेसिकली होता क्या है? मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है?
क्रॉसिंग ओवर होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद इन होमोलोगस क्रोमोसोम। आप देखते हैं लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम ए है, ये क्रोमोसोम बी है, तो ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। जब अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं तो बेसिकली एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल विद इन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर जो है ये प्योरली कैरेक्टरिस्टिक्स है मियोसिस की, माइटोसिस के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लास्ट एमसीक्यू है व्हाई इज मियोसिस 2 इज नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 जो है ये लाजमी क्यों है। अब आप देखें कि मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 के अंदर क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, सेपरेट हो रहे हैं। तो गिवन ऑप्शन है टू रिप्लिकेट क्रोमोसोम्स, टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर, टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड, टू इंश्योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो करेक्ट आंसर होगा टू सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड। हम सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को। तो चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, व्हेन डू इमर्जेंट प्रॉपर्टीज अपीयर एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, इट्स पार्ट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली, द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज ग्रेटर देन द होल। सी ऑप्शन है द इंडिविजुअल पार्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द होल। डी ऑप्शन है इट्स पार्ट्स इंटरएक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शंस। तो जब हम बात करते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज की, तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज में करेक्ट आंसर होगा इट्स पार्ट्स इंटरएक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शंस। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यू है, डिस्क्राइब द प्रोग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इन द बॉडी फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमने देखना है कि कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है बॉडी के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, कि इसमें ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, सेल बनते हैं, सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल where gas exchange take place between an organism and its environment. Options हैं organelle level in mitochondria, cellular level in alveolar cells, tissue level in epithelial tissues, organ system level in respiratory system. तो correct answer होगा cellular level in alveolar cells। उसकी रीजन क्या है कि ह्यूमंस के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होती है वो होती है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा सेलुलर लेवल्स इन एल्वियोलर सेल्स। फोर्थ एमसीक्यू है, व्हाट सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द स्टमक वॉल। कि एपिथेलियल टिश्यूज जो स्टमक वॉल के अंदर मौजूद होते हैं वहां पे कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। म्यूकस है, पेप्सिनोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये तमाम के तमाम फॉर्म होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बिसाइड एपिथेलियल टिश्यूज what other tissues in the stomach wall contain blood vessels and nerves। एपिथेलियल टिश्यूज के अलावा कौन से दूसरे टिश्यूज होते हैं स्टमक वॉल के अंदर जिनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होते हैं। तो ऑप्शंस हैं एपिथेलियल सेल्स हैं, मसल्स हैं, इनर कनेक्टिव सेल्स हैं और आउटर कनेक्टिव हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इनर कनेक्टिव। इनर कनेक्टिव के अंदर क्या होता है, ये फाउंड बीनीथ एपिथेलियल लाइनिंग, ये एपिथेलियल लाइनिंग के नीचे पाए जाते हैं स्टमक की। एंड कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और नर्व्स भी होती हैं। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच स्पेसिफिक टिश्यू इन अ लीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कौन सा टिश्यू है लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की मेन रीजन है। जाइलम है, मेसोफिल है, एपिडर्मिस है, फ्लोएम है। तो मेन जो है टिश्यू है वो है मेसोफिल टिश्यूज। मेसोफिल टिश्यूज बेसिकली साइट्स हैं फोटोसिंथेसिस की जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू विद इन अ लीफ।
तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है? जाइलम बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो हम ऑप्शन देखते हैं, जाइलम क्या करता है? टू ट्रांसपोर्ट शुगर्स टू अदर पार्ट्स, टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू पार्ट्स ऑफ द लीफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर की टू द पार्ट्स ऑफ लीव, यानी लीव्स तक ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, filtering blood to remove waste products, breaking down food for energy। तो जो गिवन ऑप्शन होगा वो होगा स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। तो ये कौन कौन सी मिनरल्स, जिस तरह मिनरल्स लाइक कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करता है, और चूंकि इसके अंदर बोन मैरो होता है तो बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ब्लड सेल्स। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इन अ प्लांट बॉडी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग फूड। अब फूड जो है वो प्रिपेयर तो कहां पे हो रही है? वो प्रिपेयर हो रही है लीव्स के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। गिवन ऑप्शंस है जाइलम टिश्यूज, पेलिसेड मेसोफिल, फ्लोएम टिश्यू, स्पंजी मेसोफिल। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू बेसिकली क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, What is the primary function of a flower in a plant? कि प्लांट के अंदर फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है? गिवन ऑप्शंस है ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, सपोर्टिंग लीफ ग्रोथ, फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन थ्रू पोलिनेशन, रेगुलेशन गैस एक्सचेंज। तो जो मेन काम है फ्लावर का प्लांट के अंदर वो है कि ये फैसिलिटेट करता है रिप्रोडक्शन को थ्रू पोलिनेशन। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना, एक्ट एज एंजाइम, एंजाइम तो एक्ट करते हैं प्रोटीन्स, रेगुलेट प्रोसेसेस को, मेक मेम्ब्रेन्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक जो काम है, हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो बिल्डिंग यूनिट है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज टूटता है, ब्रेकडाउन उसकी होती है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है एनर्जी का। सेकेंड एमसीक्यू है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स? आपने डिफरेंशिएट करना है मोनोसेक्राइड्स को। इसका मतलब है कि आपने देखना है कि मोनोसेक्राइड्स का कौन सा कैरेक्टर है जो पॉलीसेक्राइड्स के अंदर नहीं है। तो गिवन ऑप्शन है, मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर्स, पॉलीसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, पॉलीसेक्राइड डिसॉल्व इजीली। तो जो मोनोसेक्राइड्स हैं मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर्स, ये होगा करेक्ट आंसर। थर्ड एमसीक्यू है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेलुलोज? सेलुलोज के मुतालिक क्या ठीक है? इट इज स्वीट इन टेस्ट, ये भी गलत है। इट इज डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी गलत है। सेलुलोज जो है वो ह्यूमन अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज है। और उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है प्लांट्स के अंदर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। फोर्थ एमसीक्यू है, which of the following proteins is involved in oxygen transport? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो हमें क्लियरली पता है कि उसके लिए यूज होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which component of amino acid determine its unique properties? अब देखिए अमाइनो एसिड्स जो कि बेसिकली क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन का। तो इसमें अमाइनो ग्रुप भी है, एसडी ग्रुप भी मौजूद होना चाहिए। तो हर अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होगा एसेंशियली, और जो एसडी ग्रुप है वो भी मौजूद होगा। अब किसकी वजह से इसको यूनिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं? वो मिलती हैं साइड चेन की वजह से, जो कि अल्काइल ग्रुप होता है। अब अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, या कोई यहाँ पे साइक्लिक चेन कंपाउंड हो सकता है। तो ये अमाइनो एसिड जो यूनिक होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? आर साइड
आर ग्रुप्स यानी साइड ग्रुप्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। कौन सी प्रोटीन्स हैं जो पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंस के तौर पे काम करती हैं? गिवन ऑप्शंस हैं एंटीबॉडीज, मायोसिन, फाइब्रिनोजेन, हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर होगा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होती हैं? एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करता है हमारा इम्यून सिस्टम। ये आइडेंटिफाई करती हैं और न्यूट्रलाइज करती हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को, लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस को। नेक्स्ट एमसीक्यू 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मोस्ट लिपिड्स। हमने देखना है कि लिपिड्स के यूनिट्स क्या है। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ट्राइग्लिसराइड्स का। ट्राइग्लिसराइड के अंदर हम देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लिपिड्स हैं, जब लिपिड्स की ब्रेकडाउन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस होगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? अनसैचुरेशन क्या होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस, और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस। तो अनसैचुरेटेड किस तरह से हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड से? तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, दे हैव मोर हाइड्रोजन एटम्स, दे कंटेन डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल फैट्स। तो जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में क्या होगा? दे कंटेन डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा काम प्रोटीन का नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन, ये भी प्रोटीन है। उसके बाद हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, एंजाइम जो हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं और वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में भी। फाइट अगेंस्ट पैथोजन, जो एंटीबॉडीज हैं वो भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन का इनमें से कौन सा काम नहीं है? वो है ऑप्शन बी, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना ये काम होता है डीएनए का, ये प्रोटीन्स का काम नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच कंपोनेंट मेक अप अ न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर होती है, इसके अंदर फास्फेट ग्रुप होगा और इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें शुगर है, फास्फेट है और नाइट्रोजनस बेसिस है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यू है, विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। कौन सी नाइट्रोजनस बेस ऐसी है जो आरएनए के अंदर तो पाई जाती है लेकिन डीएनए के अंदर नहीं पाई जाती? अब देखें, डीएनए के अंदर जो बेस कॉम्बिनेशंस हैं वो है, इसको आप याद कर सकते हैं एट जीसी, यानी एडेनिन थाइमिन है और ग्वानोसिन साइटोसिन है। लेकिन जब हम बात करते हैं आरएनए की तो थाइमिन रिप्लेस्ड हो जाता है यूरासिल के साथ। तो इसका मतलब है कि आरएनए के अंदर पाया जाएगा यूरासिल, और यूरासिल ऐसी नाइट्रोजनस बेस है जो आरएनए के अंदर तो पाई जाएगी लेकिन डीएनए के अंदर नहीं पाई जाएगी। तो ये तो बेटा चैप्टर नंबर 6 से एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यूज है, प्राइमरीली ऑल एंजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। तो जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और तमाम के तमाम जो एंजाइम्स हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। सेकंड एमसीक्यूज है, विच बेस्ट डिफाइंस एन एंजाइम। इनमें से कौन सी टर्म जो है वो एंजाइम को अच्छे तरीके से बेस्ट डिफाइन करती है? अ केमिकल दैट ब्रेक डाउन फूड, a hormone that regulate metabolism, a protein that speed up reaction, a molecule that store energy। तो एंजाइम की हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है, एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, प्रोटीन पर मुश्तमिल है और ये क्या करते हैं? ये कैटलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को, यानी स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो गिवन ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सी।
थर्ड एमसीक्यू है, व्हाट कैन हैपन इफ एन एंजाइम इज एक्सपोज टू टेम्परेचर दैट इज हायर देन इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी क्या होगा अगर एक एंजाइम को उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे एक्सपोज कर दिया जाए। तो याद रखिएगा ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई एंजाइम मैक्सिमम वर्क कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन है यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम रेट टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। ये एक पॉइंट आ गया जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है यानी रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। अगर हम उससे ज्यादा टेम्परेचर करेंगे यानी टेम्परेचर को मजीद बढ़ाएंगे तो उसके बाद जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ने की बजाय डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो जो ऑप्शंस है हम ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। एंजाइम एक्टिविटी रेट विल बी इंक्रीज, तो इंक्रीज नहीं हो रहा। एंजाइम्स शेप विल चेंज पोटेंशियली, तो बी ऑप्शन है एंजाइम्स शेप विल चेंज, एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी पोटेंशियली रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी कि एंजाइम की जो शेप है, जो उसकी एंजाइम की एक्टिव साइट है वो डिपेंडेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंजाइम शेप विल चेंज पोटेंशियली रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। यानी एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सेंसिटिव होती है टेम्परेचर के लिहाज से, टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो इसलिए जब हम ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो एंजाइम एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी और एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। फोर्थ एमसीक्यू है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन बिकॉज, तो जो ऑप्शंस हैं, देयर एक्टिव साइट फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, दे आर ऑलवेज प्रोटीन्स, दे आर कंज्यूम्ड इन रिएक्शंस, दे वर्क ओनली एट हाई टेम्परेचर। तो हमने बात करनी है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की। तो लॉक एंड की मॉडल बताता है कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। उसकी रीजन क्या है कि एंजाइम के पास होती है एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां पे आगे सबस्ट्रेट ने लगना होता है। उसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और जो सबस्ट्रेट है वो तब्दील हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है, उसी शेप के सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो वहां पे आके अटैच होंगे, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। तो एंजाइम स्पेसिफिक हैं किस लिहाज से? देयर एक्टिव साइट्स फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, कि इनके एक्टिव साइट जो है उनकी स्पेसिफिक शेप होती है और स्पेसिफिक शेप वाले जो सबस्ट्रेट हैं वो ही वहां पे आके अटैच होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ए। फिफ्थ एमसीक्यू है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं वो क्या हैं? रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स, प्रोटीन इन नेचर, लूजली अटैच विद एंजाइम, टाइटली बाउंड टू एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं बेसिकली ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं और ये टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। सिक्स एमसीक्यू है, हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो हमने पहले भी पढ़ा कि ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, हमारे पास कर्व है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है। टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, एंजाइम के रेट बढ़ रहा है और एक वक्त आता है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस पे एंजाइम के काम करने की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होती है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, इंक्रीज एक्टिविटी टू अ पॉइंट, ऑलवेज डिक्रीज एक्टिविटी, हमेशा डिक्रीज तो नहीं होती, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज होती है, मेक एंजाइम नॉन फंक्शनल, नो इफेक्ट ऑन एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज एक्टिविटी टू अ पॉइंट, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी का जो रेट है वो इंक्रीज होता है, लेकिन एक पॉइंट तक। किस पॉइंट तक? ऑप्टिमम टेम्परेचर तक। उसके बाद फिर रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। सेवंथ एमसीक्यू है, हाउ डज कंपेटिटिव इनहिबिटर अफेक्ट एंजाइम एक्शन। तो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं ये मैं बताता हूं। हमने पहले अभी बताया कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है,
एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना होता है, और फिर जो सबस्ट्रेट है वो तब्दील हो जाता है प्रोडक्ट में। तो कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, यानी जहां पे सबस्ट्रेट ने लगना था, इनहिबिटर्स अपने आप को वहां पे एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच कर लेते हैं। जब एक्टिव साइट पे आके जो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये अटैच हो जाएंगे तो सबस्ट्रेट को चांस नहीं मिलेगा वहां पे अटैच होने का, लिहाजा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं हो पाएंगे। तो इसका जो गिवन ऑप्शंस हैं वो है अटैचेस विद द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये बल्कि अटैच होता है किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। चेंज एंजाइम शेप, ये एंजाइम की शेप को चेंज कर देता है, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अटैचेस एंड ब्लॉक द एक्टिव साइट, तो ये बेसिकली अटैच हो जाता है और ये ब्लॉक करता है एक्टिव साइट को, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन एंजाइम वर्क बेस्ट एट पीएच ऑफ 7.4, तो कोई भी एंजाइम जिस पीएच पे वो बेस्ट वर्क कर रहा होता है वो उसकी कहलाती है ऑप्टिमम पीएच। इट इज प्लेस्ड इन एन एसिडिक सोल्यूशन, अब देखिए पहले वो उसकी जो पीएच है, ऑप्टिमम पीएच है वो 7.4 है, आप उसको रखना चाह रहे हैं एसिडिक सोल्यूशन के अंदर यानी पीएच 4 पे। हाउ विल दिस अफेक्ट द एंजाइम, यानी आप उसको 7.4 से एसिडिक सोल्यूशन के अंदर जब लेके आएंगे तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो जो ऑप्शंस हैं, द एक्टिव साइट विल बी मॉडिफाइड, तो बेसिकली एंजाइम जो है ये एंजाइम सेंसिटिव टू पीएच है, एनी alter in the pH affect enzymatic activity, तो जब आप pH को alter करेंगे, चेंज करेंगे तो enzymatic activity भी इफेक्ट होगी। किस तरह से होगी, the active sites will be modified, यानी एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो मॉडिफाइड हो जाएगी, reducing substrate binding, और सबस्ट्रेट के वहां पे बाइंडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, लिहाजा enzymatic activity जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए। एमसीक्यू नंबर 9 है, व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम। तो दो तरह के मॉडल थे, एक था लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के अंदर क्या था कि हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फिक्स होती है, उसी तरह के सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट के साथ बाइंड होंगे तो एंजाइम वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। लेकिन जो इंड्यूस फिट मॉडल है इसने कहा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, जिस तरह का सबस्ट्रेट आएगा एक्टिव साइट अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी ताकि सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर सके और उसको प्रोडक्ट्स में तब्दील कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एंजाइम्स एक्टिव साइट चेंजेस शेप, एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है टू बाइंड द सबस्ट्रेट, ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड हो जाए और तब्दील हो सके प्रोडक्ट्स में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या करेक्ट होगा ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज का इन एंजाइम के लिए जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेप्सिन वर्क एट अ पीएच लो पीएच व्हाइल ट्रिप्सिन वर्क एट हाई पीएच। तो पेप्सिन जो है, पेप्सिन स्टमक एंजाइम है, स्टमक के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम है और ये काम करता है एसिडिक मीडियम के अंदर 2 पीएच पे ये बेस्ट काम करता है। तो पेप्सिन वर्क एट लो पीएच व्हाइल ट्रिप्सिन जो है वो इंटेस्टिनल एंजाइम है और ये वर्क करता है बेसिक मीडियम के अंदर pH 8 पे ये बेस्ट वर्क करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। तो ये थे बेटा चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज। हम सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक्स एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। Which specific bonds are broken when energy is released from ATP? जब ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ब्रेकडाउन होती है तो कौन से बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? फास्फेट फास्फेट बॉन्ड है, CH बॉन्ड्स हैं, CN बॉन्ड्स हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ATP के अंदर से जो बॉन्ड की ब्रेकेज होती है वो होती है फास्फेट फास्फेट बॉन्ड। फास्फेट फास्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो ATP है वो तब्दील हो जाता है ADP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो रिलीज हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो करेक्ट आंसर होगा फास्फेट फास्फेट बॉन्ड।
सेकेंड एमसीक्यूज है, वेयर डू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली अकर, कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के वो कहां पे होते हैं? तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, थैलाकाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के वो होते हैं थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स में क्या होता है कि सनलाइट इज यूज्ड टू जनरेट एटीपी एंड NADH। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन प्लांट्स व्हिच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज मोस्ट प्रिवलेंट। तो प्लांट्स के अंदर मेजर कौन सा टाइप है क्लोरोफिल की, कौन सी टाइप जो मेजर है वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है प्लांट्स के अंदर, बाकी क्लोरोफिल बी सी ये एसेसरी फैक्टर्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। फोर्थ एमसीक्यू है, व्हिच वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर अब्सॉर्ब्ड मोस्ट इफेक्टिवली बाय क्लोरोफिल्स, ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड रेड, रेड एंड ब्लू, ओनली ग्रीन। तो करेक्ट आंसर होगा कि रेड एंड ब्लू जो लाइट है ये अब्सॉर्ब होती है एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट्स। जो क्लोरोफिल्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन लाइट को, और इसी की वजह से जो प्लांट्स हैं वो लुक्स ग्रीन, जो हमें ग्रीन नजर आते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कि जो क्लोरोफिल्स की तरफ से रेड और ब्लू लाइट है ये अब्सॉर्ब होती है और रिफ्लेक्ट होती है ग्रीन लाइट। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन यीस्ट अंडरगो ग्लूकोज फर्मेंटेशन व्हाट आर द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स। तो यीस्ट यीस्ट की जो ग्लूकोज फर्मेंटेशन होती है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? ऑप्शंस हैं अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड वाटर, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो यीस्ट है वो कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो जो डार्क रिएक्शन है इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। तो ये कहां पे होता है? ये होता है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, during the light dependent reaction of photosynthesis which molecule serves as an electron donor। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम करता है? तो वाटर जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, among the processes of aerobic respiration which one yields the highest amount of ATP। तो ऑप्शंस हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्मेंटेशन। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको दौरान 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एटीपी के। क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है ये डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि इसमें NADH एंड FADH प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इस प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस होते हैं 32 टू 34 एटीपी मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो मैक्सिमम जो एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है। और पिछली स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं 2। तो लास्ट एमसीक्यू है, इन एनिमल सेल्स what is a common byproduct of anaerobic respiration। एनिमल सेल्स के अंदर कौन सा बाई प्रोडक्ट है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनता है? ऑक्सीजन है, वाटर है, लैक्टिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एनिमल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में मसल सेल्स के अंदर बनता है लैक्टिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो ये तो बेटा चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज टिपिकली रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। वो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, NPK नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा है, आयरन, जिंक, पोटाशियम, बोरॉन। तो सिंपली जो पोटाशियम होगा ये क्या होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट। सेकेंड MCQ है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू फॉर्म क्लोरोफिल। कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है प्लांट्स के लिए क्लोरोफिल बनाने में। तो ये हमारे पास सामने जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्लोरोफिल का। तो ये क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने देखना है फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो आप देखें कि मैग्नीशियम जो है ये सेंट्रल एलिमेंट है क्लोरोफिल के लिए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम। थर्ड MCQ है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स। रूट हेयर्स बेसिकली क्या होते हैं कि मेन रूट्स के आगे जो फर्दर वो डिवाइडेड होती है रूट हेयर्स के लिए, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स एंड वाटर। तो करेक्ट आंसर होगा C। फोर्थ MCQ है, हाउ डू रूट हेयर्स अब्सॉर्ब साल्ट फ्रॉम सॉइल। डिफ्यूजन के जरिए करते हैं, ऑस्मोसिस के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी जो रूट हेयर्स हैं वो साल्ट्स को अब्सॉर्ब करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। MCQ नंबर 5 है, हाउ डज वाटर typically move from the soil into root cell। तो जो वाटर है ये किस तरह से मूव करता है सॉइल से रूट सेल्स में। तो ये मूव करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर जो मूव करता है ये करता है ऑस्मोसिस के जरिए। 6 MCQs है, What primarily regulate transpiration। ट्रांसपायरेशन को कौन रेगुलेट करता है? ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करता है गार्ड सेल। बेसिकली गार्ड सेल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है जो स्टोमेटा को कंट्रोल कर रही होती है और जो ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर रही होती है। MCQ नंबर 7 है, अंडर व्हाट इन्वायरमेंटल कंडीशन वुड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन लाइकली बी हाई। कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो हाई होगा? हाई ह्यूमिडिटी, लो लाइट इंटेंसिटी, विंड, वाटर लॉग्ड सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विंड। अगर विंड ज्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। MCQ नंबर 8 है, विच आयन प्लेस a role in the opening and closing of stomata। तो हमने देखना है कि आयन कौन सा है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को डील करता है, कंट्रोल करता है, वो है पोटेशियम आयंस। MCQ नंबर 9 है, इन मोस्ट प्लांट्स इन व्हाट फॉर्म इज फूड ट्रांसपोर्टेड। तो जो फूड है जो फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है सुक्रोज के जरिए। और पिछले हमने पढ़ा था इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। यानी ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्रिपेयर्ड फूड जो है वो लीव से ट्रांसपोर्ट होती है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट MCQ, what statement accurately describes the pressure flow mechanism of food transport। बेसिकली जो फूड ट्रांसपोर्ट है इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर किस तरह से मेंटेन होता है। तो इसमें बेसिकली प्रेशर आता है वाटर से, वाटर इंटर्स द सोर्सेस क्रिएटिंग प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A वाला। उसके बाद बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। वाटर इज पुल्ड फ्रॉम द सिंक, मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोइम इज ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद आगे है सोल्यूट्स मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। तो करेक्ट आंसर होगा A। लास्ट MCQ है, सकुलेंट ऑर्गेनिजम्स आर टिपिकली फाउंड इन विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो सकुलेंट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, यूजली स्टेम के अंदर और लीव के अंदर, ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके। और इनकी जो क्यूटिकल होती है वो काफी ज्यादा
ज़्यादा मोटी होती है ताकि वाटर लॉस ना हो सके इवेपोरेशन के जरिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ज़ीरोफाइट्स। तो ये थे बेटा चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। विच वन of the following organism commonly reproduce by binary fission। binary fission क्या होता है? binary fission का मतलब binary का मतलब 2 है, fission का मतलब टूटना है, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट होता 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 2 ऑर्गेनिजम्स में तब्दील हो जाता है। तो गिवन ऑप्शंस हैं, यीस्ट है, बैक्टीरिया है, राइजोपस है, प्लांट्स है। तो ये हमारे पास है बाइनरी फिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस होता है। सेकंड एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। हमने देखना है यीस्ट के अंदर कौन सा मेथड है रिप्रोडक्शन का। तो बाइनरी फिशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है। तो यीस्ट के अंदर जो है वो है रिप्रोडक्शन का मेथड बडिंग है। अब बडिंग में क्या होता है कि ये छोटा सा बर्ड बनता है, वो बर्ड ग्रो करता है और उसके बाद वो बर्ड जो है ना वो फर्दर ग्रो करके डिटैच हो जाता है। तो इस तरह से जो इनकी तादाद है वो बढ़ती रहती है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है यीस्ट के अंदर बडिंग। थर्ड एमसीक्यूज है, which of the following statement is true about the spore formation in fungi। fungi के spore formation को लेके कौन सी statement true है? given options है, they produce spores during sexual reproduction, they produce 2 kind of spores, spores can only grow into new fungi in dry environments, और लास्ट ऑप्शन है spores are produced to withstand harsh condition। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड टू विथस्टैंड हार्श कंडीशन, ताकि जो स्पोर्स हैं वो हार्श कंडीशन को फेस कर सकें। एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाट हैपेंस इन सम बैक्टीरिया ड्यूरिंग हार्श कंडीशंस। तो हार्श कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया क्या करते हैं? क्रिएशन ऑफ अ बड दैट डिटैचेस फ्रॉम द सेल, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड एंडोस्पोर, स्प्लिटिंग द सेल इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, फ्यूजन ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया हार्श कंडीशन के अंदर क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड एंडोस्पोर, ताकि जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू रनर्स। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन है कि पौधों का अपनी तादाद बढ़ाना यूजिंग इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या आएगा? स्टेम आ जाएगा, लीव्स आ जाएंगे, शूट आ जाएगी। तो इसकी कौन सी एग्जांपल है? पोटैटो है, स्ट्रॉबेरी है, ऑनियन है, जिंजर है। तो यहां पे हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखनी है थ्रू रनर्स। तो ये स्ट्रॉबेरी के अंदर जो शूट है वो उस शूट का वो पॉइंट जहां पे उसकी नोड होती है, अगर वो नोड अर्थ के साथ कहीं पे टच करे तो वहां से नया पौधा निकल आता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है थ्रू रनर्स, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्ट्रॉबेरी। एमसीक्यू नंबर 6 है, विच प्लांट प्रोपागेट थ्रू ट्यूबर्स। तो ट्यूबर्स के जरिए कौन सा प्लांट है जो प्रोपागेट करता है? ऑनियन है, पोटैटो है, जिंजर है, गार्लिक है। तो ट्यूबर्स बनते हैं पोटैटो के अंदर। तो जहां पे बर्ड्स होंगे वहां से जो नया प्लांट बॉडी है वो ग्रो करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा पोटैटो। एमसीक्यू नंबर 7 है, विच हॉरिजॉन्टल अबव ग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस लीव एंड रूट्स एज इट्स नोड्स। दोबारा से इसको रीड करते हैं, विच हॉरिजॉन्टल अबव ग्राउंड स्टेम, यानी जो अबव ग्राउंड स्टेम है हॉरिजॉन्टली किसके जरिए? प्रोड्यूस लीव्स एंड रूट्स एट इट्स नोड्स। तो हमने देखना है अबव ग्राउंड स्टेम। तो ये हमारे पास स्टेम है, इस स्टेम से जहां पे इसकी नोड्स होती हैं लीव्स भी बनते हैं, रूट्स भी बनती हैं नोड्स पे। तो ये किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है स्टोलोन के अंदर। एमसीक्यू नंबर 8 है, विच ऑफ दीज डज नॉट हेल्प अ प्लांट फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हमने देखना है कि इनमें से कौन जो है वो प्लांट की हेल्प नहीं करता वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए।
तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो राइजोम जो है, कॉम है, रनर्स हैं, ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं। तो जो फ्लावर है, फ्लावर बेसिकली जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेट के थ्रू प्रोपगेशन नहीं करता, ये करता है रिप्रोडक्शन करता है, बल्कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोलन्स। तो पोलन्स कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं एंथर में। तो करेक्ट आंसर होगा एंथर। एमसीक्यू नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल। तो हमने देखना है कार्पल का पार्ट कौन सा नहीं है। कार्पल बेसिकली क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये सामने डायग्राम है, इसके 3 मेजर पार्ट पोर्शंस होते हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अलावा जो है वो फिलामेंट है। तो फिलामेंट इसका पार्ट नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा फिलामेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने देखना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो फीमेल गैमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बनाता है। तो वो है ओव्यूल। ये देखिए ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी। एमसीक्यू नंबर 12 है, द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज नाउन एज। तो जो मेल गैमेटोफाइट है उनको क्या कहते हैं? वो पोलन ग्रेन, एम्ब्रियोसैक, ओवरी, कार्पल। तो मेल गैमेटोफाइट को कहा जाएगा पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन्स जो है, पोलन ग्रेन्स ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट। एमसीक्यू नंबर 13 है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लाइड। हमने देखना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के लाइफ साइकिल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो ट्रिप्लाइड होता है, यानी हैप्लाइड डिप्लाइड की बजाय वो ट्रिप्लाइड होता है। ऑप्शंस है एग, फ्यूजन न्यूक्लियस है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और स्पर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एमसीक्यू नंबर 14 है, द एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इनसाइड। तो एम्ब्रियो सैक्स कहां पे पाए जाते हैं? एम्ब्रियो सैक चूंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है तो ये पाए जाएंगे ओव्यूल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओव्यूल। लास्ट एमसीक्यू है, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय 2 मेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स इन द सेम एम्ब्रियो सैक बाय 2 स्पर्म्स। ऑप्शन सी है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द फ्यूजन न्यूक्लियस बाय 2 स्पर्म। यानी इसमें फर्टिलाइजेशन होती है और फ्यूजन न्यूक्लियस होती है 2 स्पर्म्स के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो ये थे बेटा चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज को। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स का प्राइमरी जो पर्पस है वो क्या है? ऑप्शंस हैं, ये एनालाइज करती है फाइनेंशियल डेटा को। दूसरा ऑप्शन है टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल साइंसेस, टू डिजाइन इंजीनियरिंग मॉडल्स, टू स्टडी हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल साइंसेस। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी। सेकंड एमसीक्यू है, इन बायोस्टैटिस्टिक्स विच मेथड इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन करंट डेटा। के बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन सा मेथड है जो यूज किया जाता है जिसके जरिए हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर के बारे में बेस्ड ऑन करंट डेटा, यानी अपने डेटा को लेके हम फ्यूचर को लेके प्रेडिक्ट करते हैं। तो उसके जो गिवन ऑप्शंस होंगे वो होंगे डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, ड्राइंग चार्ट्स हैं, टेकिंग एवरेजेस है, या फिर डी ऑप्शन है एनालाइजिंग डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनालाइजिंग डेटा। थर्ड एमसीक्यू है, Which of the following best describe the mean of the data set? इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करेगा डेटा सेट के मीन को? तो गिवन ऑप्शंस हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, द मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा इज ऑर्डर्ड,
द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जब हमने मीन लेना है तो हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे जितनी वैल्यूज होंगी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी। फोर्थ एमसीक्यूज है, इफ द डेटा सेट इज 5, 8, 12, 15, 20, व्हाट इज द मीडियन। अब हमने मीडियन लेना है तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे इन वैल्यूज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड हैं। तो 5, 8, 12, 15, 20, तो हमें इनमें से सेंट्रल वैल्यू देखनी है। तो 2 हमने इधर से मार्क कर दिए, 2 इधर से मार्क कर दिए। तो जो सेंट्रल वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन। तो वो मीडियन क्या आ रहा है, 12। तो करेक्ट आंसर होगा बी। फिफ्थ एमसीक्यू है, व्हाट इज द मीन ऑफ द डेटा सेट 7, 8, 9, 10, 11। तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम इन सबको सम अप करेंगे, 7 + 8 + 9 + 10 + 11। अब चूंकि ये वैल्यूज जो हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 पे डिवाइड करेंगे। सम अप वैल्यूज आ गई 45, 45 को डिवाइड किया 5 पे, तो आंसर आ जाएगा 9। तो करेक्ट आंसर होगा सी। एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट इज इवन, हाउ इज द मीडियन कैलकुलेटेड। अगर डेटा सेट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो इवन हो तो हम मीडियन को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बाय चूजिंग द मिडिल वैल्यू, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, जो 2 मिडिल वैल्यूज हैं उनका एवरेज लेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी। 7th एमसीक्यू है, इन अ डेटा सेट with values 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9, what is the mode। तो हमारे पास मोड क्या होगा, मोड क्या होता है, मोड होता है बच्चों मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज। तो अब यहां पे आप देखें 3 भी रिपीट हो रहा है, 9 भी रिपीट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बोथ 3 and 9। एमसीक्यू नंबर 8 है, इफ अ डेटा सेट हैज नो रिपीटेड वैल्यूज, व्हाट इज द मोड। तो मोड अभी हमने पढ़ा, मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो अगर किसी डेटा सेट के अंदर रिपीटेड वैल्यू ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो मोड, उसका कोई मोड नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा सी। एमसीक्यू नंबर 9 है, इन अ बार चार्ट, ये हमारे सामने बार चार्ट है, व्हाट डज द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट। अब देखिए हर बार की हाइट और लेंथ जो है वो डिफरेंट है, वो किसकी अपने अपने डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो इनकी लेंथ या हाइट डिफरेंट है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, द टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज, द वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी। तो जो बेसिकली हाइट है, अगर हम देखते हैं एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं जी ये टोटल कितनी बार्स बनी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये रिप्रेजेंट करती द टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज को। लेकिन हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है व्हाट डज द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट, यानी हाइट को हमें देखना है। तो हाइट के लिए करेक्ट आंसर का क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी, कि हर कैटेगरी की वैल्यू क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। लास्ट एमसीक्यू है, व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ बार चार्ट विच एक्सिस यूजुअली रिप्रेजेंट द कैटेगरीज। तो अभी हमने पिछले एमसीक्यूज में पढ़ा कि कैटेगरीज को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्स एक्सिस पे। लाइक अब देखिए एक्स एक्सिस पे हमारे पास ईयर वाइज वैल्यूज दी हुई हैं। सपोज आप देख सकते हैं हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो ईयर वाइज जो है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेगरीज को। तो कैटेगरीज को कहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे। तो ये थी बेटा आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया पूरी बुक के एमसीक्यूज को। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके हाजिर होते रहें। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल आसिम ट्यूटर्स। अल्लाह हाफिज।